बनाने का पर्पस क्या है, ये किताब हम क्यों पढ़े। तो सिंपल चीज़ है कि इस सिस्टम को पहले आपको समझना है अच्छी तरह से, और इस सिस्टम का यूज अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको इस सिस्टम को समझना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल आर्थिक चीज़, पैसा आपके हर एक चीज़ पर असर डालती है, आपके हर एक निर्णय पे, आपके हर एक विचार पे, आपके हर एक रिश्ते पे, हर एक चीज़ पर पैसा का असर होता है। इसलिए पैसे के बारे में असली शिक्षा, पैसे के बारे में सही नॉलेज, और इस सिस्टम को, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप एक हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन सकते हो। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे आपको पता है कि मैंने बैंकों का मायाजाल बुक का एक सीरीज शुरू किया है। तो आज है एपिसोड 4, यानी कि डे 4 है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा, पहला है 1 रुपये का नोट और अन्य नोट, और दूसरा है बैंकों का जन्म। तो आज 2 टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 रुपये के नोट और बाकी के नोट में क्या अंतर है। जैसे कि आपको एक कॉइन का फोटो दिखेगा, 3 कॉइन का फोटो दिखाऊंगा मैं अभी आपको। जैसे कि ऊपर के चित्र में आप देख रहे हैं, 3 तरह के रुपए हैं। 1 रुपया चांदी का है, जो भारत सरकार ने जारी किया है, जिसकी कीमत 1 तोला यानी कि 10 ग्राम है, 10 ग्राम चांदी है। दूसरे चित्र में आप 1 रुपये का नोट देखेंगे, ये भी भारत सरकार ने जारी किया है, और इस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर हैं। तीसरी तस्वीर में 1 रुपये का सिक्का है, और ये भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। लेकिन 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक सभी नोट अलग तरह के मिलेंगे। इसमें पहला अंतर यह है कि यह भारत सरकार द्वारा नहीं, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, और भारत सरकार ने इसे गारंटी दी है। इस नोटों में से आप यहाँ एक 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 100 रुपये की नोट की तस्वीर देखो, जिस पर लिखा है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और इसके नीचे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस तरह की बात आप 2 से 2000 रुपये के सभी नोटों में देख सकते हैं, जो बात 1 रुपये के नोट में नज़र नहीं आती। ठीक है, मतलब ये है कि 100 रुपया नहीं, सिर्फ यह 100 रुपये की रसीद है, जिसे अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक को दे, तो 1933 से पहले वो आपको 100 चांदी के रुपए देता, परंतु अब नहीं मिलेंगे। इसी बात को आगे विस्तृत रूप से समझाया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो जैसा आपने देख लिया कि 1 रुपये का नोट और बाकी अन्य नोट में क्या अंतर है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकों का जन्म। और पश्चिमी देशों में, यानी कि वेस्टर्न कंट्री में, पहले लोग सुनारों के पास अपना सोना चांदी सुरक्षित रखते थे, बदले में वो रसीद देते थे। जब कोई सुनारों के पास 100 तोला चांदी के सिक्के यानी 100 रुपया जमा करने जाता था, तो बदले में वो उसे एक कागज़ की रसीद अपनी मोहर लगाकर देता था, जिस पर लिखा रहता था, मैं धारक को 100 तोला चांदी देने का वचन अदा करता हूँ। यह रसीद आज के नोट की तरह रहती थी, जिस रसीद को वो व्यक्ति अगर सुनार को वापस देता तो उसे 100 तोला चांदी मिल जाती। धीरे धीरे इस रसीद पर लोगों का विश्वास बन गया कि कोई भी व्यक्ति यह रसीद लेकर जारी करने वाले सुनार के पास लेकर जाएगा, तो बदले में उसे उतनी चांदी मिलेगी। इस प्रकार यह रसीद प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगी, और बहुत कम लोग असली चांदी सुनारों से मांगते थे। जैसे आपने देख लिया, आमतौर पर उसे वापस लेने के लिए एक समय में 10% से भी कम लोग आते थे। इसे देखते हुए सुनारों ने 10% अपने पास जमा रखकर बाकी सोना और चांदी लोगों को ऋण के रूप में ब्याज पर देना शुरू किया। इस तरह सोना और चांदी अब अन्य अन्य लोगों के पास से घूमता हुआ वापस सुनारों के पास आने लगा। उसका भी 10% रखकर बाकी फिर से ब्याज पर चढ़ाया जाने लगा, और इस तरह से एक ही सोने को कई बार ब्याज पर दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया को बैंकिंग की भाषा में अंश रिजर्व बैंकिंग यानी कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहा जाता है। इन लोगों को मनी चेंजर कहते थे। सुनारों ने व्यवस्था बनाई कि जब कोई व्यक्ति रसीद के बदले सोना या चांदी मांगने आए, तो उसे वो लौटा दिया जाए, और बाकी के सोना या चांदी, जो आमतौर पर लगभग 90% होता था और सुनारों के पास जमा रहता था, को उसकी असली मालिक से बिना पूछे वे कर्ज के रूप में देकर ब्याज कमाते थे। मान लो कि किसी शहर में कुल 100 तोला चांदी है, जो एक सुनार के पास जमा है। इसमें से वह 10 तोला वापस देने के लिए रिजर्व के रूप में रख लेता है, और शेष 90 तोला को ऋण के रूप में ब्याज पर देता है। ब्याज की दर अगर 6% वार्षिक भी हो, तो 90 तोला चांदी का वार्षिक ब्याज 5.4 तोला बनता है। इसमें सबसे बड़ी धोखाधड़ी यह हुई है कि देश में पैसे की मात्रा जो 100 थी, अब वो 190 हो गई।
एक तरह से 90 की रकम सुनार ने जादुई तरीके से बना कर दी। लेकिन यह धोखाधड़ी यहीं नहीं रुकी। कर्ज पर 90 तोला चांदी लेने वाले व्यक्ति ने उसे खर्च किया होगा। इस तरह वह चांदी बाजार में घूमकर अंततः उसी सुनार के पास जमा हो जाएगी, जिसके बदले सुनार फिर से वायदे की एक रसीद काट कर दे देगा। उसका भी 10% रखकर बाकी का पैसा कर्ज के रूप में दे दिया जाएगा, जिस पर वो और ब्याज लेगा और पैसे की मात्रा फिर से बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको भी एक पिक्चर दिखेगा। ऊपर की तस्वीर में आप देखेंगे कि 90 तोला चांदी में से 9 तोला रखकर 81 तोला कर्ज के रूप में दी गई, जिस पर 4.86 तोला का ब्याज मिला और पैसे की मात्रा बढ़कर 271 यानी 271 हो गई। इस तरह से यह प्रक्रिया बार बार चलती रहने पर अंत में असल रूप में 100 तोला चांदी होते हुए भी 1000 तोला जमा राशि के रूप में दिखाई देती है, जिसके बदले 1000 तोला की रसीद देश में फैल जाती है, जिससे पैसे की मात्रा 100 से बढ़कर 1000 हो जाती है, जबकि कुल 100 तोला चांदी अभी भी रिजर्व के रूप में सुनार के पास रखी है। कृपया यह ध्यान रखें कि सुनार द्वारा जारी चांदी की रसीद बाजार में प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हो रही है। 100 तोला चांदी होते हुए भी सुनार ने 900 तोला चांदी रहस्यमयी ढंग से कर्ज पर दे रखी है, जिस पर वो सालाना 54 तोला चांदी ब्याज के रूप में वसूलता है। परंतु असलियत में यह प्रक्रिया किसी और ढंग से घटित होती है, जिसे हम किसी भी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं समझाया गया है। इसे आगे समझने का प्रयत्न किया जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ ये किसी भी इकोनॉमिक्स बुक में, किसी की अर्थशास्त्र बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक वेल डिजाइन सिस्टम है। जो इसको समझेगा, जो इस सिस्टम को देखो, आप दो चीज़ है, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ क्या है कि क्या इस सिस्टम को चेंज करना है? नहीं, आप कर ही नहीं सकते। इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जब भी इससे लड़ने जाओगे, जब भी इसको ठीक करने जाओगे, आप मिट्टी के धूल में मिल जाओगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो क्यों बनाने का पर्पज़ क्या है, ये किताब हम क्यों पढ़ें? तो सिंपल चीज़ है, इस सिस्टम को पहले आपको समझना है अच्छी तरह से, और इस सिस्टम का यूज अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको इस सिस्टम को समझना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल, आर्थिक चीज़, पैसा आपके हर एक चीज़ पर असर डालती है। आपके हर एक निर्णय पे, आपके हर एक विचार पे, आपके हर एक रिश्ते पे, हर एक चीज़ पर पैसा का असर होता है। इसीलिए पैसे के बारे में असली शिक्षा, पैसे के बारे में सही नॉलेज और इस सिस्टम को, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप एक हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।